भारतवर्ष में ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मकारों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, एम्प्लॉय फैमिली पेंशन की स्कीम है और ईडीएलआई स्कीम है, वो तीनों ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 का हिस्सा है। और आज हम उसी एक्ट के तहत, उसी स्कीम के तहत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत जो एग्जेम्पशन का प्रोविजन है कि आप अपना सेपरेट एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट बना सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आइए इसको समझते हैं कि ये एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पीएफ ट्रस्ट। ए प्रोविडेंट फंड PF trust is created by any employer to manage the provident fund account of its employees। सोचने की बात है कि सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए है केवल, उसमें बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। The PF trust is governed by the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 के तहत यह गवर्न होता है। और इसी की जो सेक्शन 17(1)A है, उसके तहत या पैरा 27A के तहत, जो पैरा 27A ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 है, उसके तहत इसका प्रावधान है। अब पीएफ ट्रस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका पर्पज क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताने की कोशिश करता हूं कि एक तो जो अपना ईपीएफओ है, इसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बहुत अधिक है, इनके पास बहुत बड़ा फंड है, तो इनके यहाँ कभी कभी मैनेज होने में टाइम लगता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो काफी डिले से होते हैं, इसीलिए लोग उनमें स्पीडी एक्शन करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को अधिक बेनिफिट देने के लिए जो स्कीम में प्रावधान किए गए हैं, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि सेक्शन 17(1)A में, या जो स्कीम है उसका पैरा 27A में जो प्रावधान है, उनके तहत अपना प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट अलग से बनाया जा सकता है। और उसमें स्पीडी क्या होगा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एम्प्लॉय के लिए बीच में लोन के लिए दिए गए हैं, वह लोन रिफंडेबल भी हो सकता है, नॉन रिफंडेबल भी हो सकता है। उसमें कुछ प्रावधान है, जैसे बच्चों की शादी है, खुद की शादी है, मेडिकल ट्रीटमेंट है यदि किसी की लॉन्ग सिकनेस हो गई है, हाउसिंग लोन है, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन है। तो इस तरह के कुछ प्रावधान हैं जिनमें एम्प्लॉय लोन लेकर अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा कर सकता है। जो ईपीएफओ है उसमें काफी समय लगता है, लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशन का अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है तो एम्प्लॉय इजीली अपनी मैनेजमेंट को अप्रोच कर लोन जल्दी ले सकता है। दूसरा, इसका एक बेनिफिट और भी होता है, आगे हम इसके बेनिफिट्स की चर्चा करेंगे। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिलता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता रहती है कि अपने जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं उनको जब भी कभी पैसे की आवश्यकता हो तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुरंत यहाँ से लोन दे दिया जाए, या वो इसमें से कुछ पैसा जब रिटायर होते हैं तो विड्रॉ तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी तेजी से काम होता है। दूसरा, exempted companies have to take special permission from EPFO and income tax, so they are able to manage their own trust। इसमें दूसरी कंडीशन यह होती है कि इसको ईपीएफओ से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से, और इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स दोनों से आदमी को एग्जम्पशन अप्लाई कर उसकी छूट लेनी पड़ती है, उसके रिलैक्सेशन को लेना पड़ता है। द पीएफ ट्रस्ट रेगुलेटेड बाय ईपीएफओ, उसके सारे प्रावधान वहीं से रेगुलेट होते हैं, वही लोग आकर के इसका बीच बीच में इंस्पेक्शन या ऑडिट करते हैं।
The company's managing director, their own PF trust are subject to a number of conditions, and one of the important condition is providing a rate of interest that is the same as the rate provident fund by EPFO or higher. उससे कम नहीं दे सकता कोई भी। तो इसकी यह है कि ज्यादातर ट्रस्ट या तो 0.5% या 1% एक्स्ट्रा ही देते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग्स गवर्नमेंट के ट्रस्ट जो ईपीएफओ है उसके मुकाबले में अधिक होती है। तो ये दो पर्पज हैं, और ये दोनों पर्पज एम्प्लॉय की नीड को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि पीएफ ट्रस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं। सबसे पहला है पीएफ ट्रस्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू द कंपनीज दैट हैव सेवरल एम्प्लॉयज, जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत अधिक हों। और दूसरी एक कंडीशन ये होती है कि एक ही ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। जो ग्रुप कंपनीज हैं वो सब उसमें अपना पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। These companies must take special permission from EPFO and income tax in order to manage their own PF trust। कि किस किस का आपने एग्जम्पशन लिया, उन सब का इसमें मर्जर किया जा सकता है। तो ये दो चीजें इसमें समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, द पीएफ ट्रस्ट हैज ओनली पीएफ मनी नॉट पेंशन। जो इसमें पेंशन का कंट्रीब्यूशन है, यदि पेंशन का ट्रस्ट बनाना है तो वह अलग से परमिशन लेनी होगी। और भारत में अभी तक पेंशन का ट्रस्ट केवल 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया है। अधिकतर कंपनियां प्रोविडेंट फंड का ही ट्रस्ट बनाती हैं। और जो ईडीएलआई है वो हमेशा अलग से ही गवर्न होती है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये दूसरा घटक हुआ। तीसरा है, इन टर्म्स ऑफ ईडीएलआई, EPFO has directed the companies that if the companies can provide the same benefit to its employee as EPFO does, then companies can manage their own EDLI scheme, otherwise it need to get into EPFO। लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक अलग से बता दूं, EDLI की अच्छी स्कीम देने के लिए आज LIC ने अपनी स्कीम बनाई है, और कुछ लोग LIC के थ्रू EDLI स्कीम लेना शुरू कर दिया है। तो ईडीएलआई की भी एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। नंबर चौथी कंडीशन है इसकी, एम्प्लॉयर सबमिट पीरियोडिकल रिटर्न्स रिपोर्ट टू द ईपीएफओ फॉर द अकाउंट्स मेंटेन बाय द एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। तो ये इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब भी आप ट्रस्ट बनाएंगे तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे कि आपने केवल प्रोविडेंट फंड के लिए अप्लाई किया है, या प्रोविडेंट फंड प्लस एम्प्लॉय पेंशन, या प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन और ईडीएलआई तीनों के लिए अप्लाई किया है। और ईडीएलआई की स्कीम अधिकतर लोग एलआईसी से लेकर अपने एम्प्लॉयज को अधिक बेनिफिट देने में सक्षम हो पा रहे हैं। नेक्स्ट, इसका एक और प्रावधान समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक 2007 में एक लेटर इशू किया था, जिसकी कॉपी आप देख रहे हैं। और इसमें स्पीडी लोगों को एग्जेम्पशन की पावर देने के लिए अपने रीजनल प्रोविडेंट ऑफिसेज को, आरपीएफओज को पावर दी गई थी, ताकि यह काम या तो ठीक से पूर्ण कर लिया जाए, या जिन एप्लीकेशंस में कमी है उनको समय से वापस लौटा दिया जाए, ताकि यह पेंडेंसी जो बहुत बढ़ गई थी इसको खत्म कर दिया जाए। तो इसका प्रावधान तेजी से यह आया कि बहुत सारे नए ट्रस्टों का गठन हुआ। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड पीएफ ट्रस्ट, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ट्रस्ट का मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स के पास आ जाता है, उसके फंड की ओनरशिप भी कंपनी के पास आ जाती है। और जो ईपीएफओ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सभी जानते हैं, जिसको फंड ऑफिस कहते हैं साधारण सी भाषा में। दूसरा है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो ईपीएफओ गाइडलाइन डिसाइड करता है, वह ट्रस्ट में कुछ अलग है और उनके अपने लिए अलग हैं। क्योंकि ट्रस्ट में उनको केवल समय 15 साल, 20 साल, 25 साल के पीरियड है कि आपको कितना परसेंट 15 साल के बॉन्ड में लगाना होगा, कितने 20 साल में, कितने 25 साल में, ताकि लॉन्ग टर्म में फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही
पहुंच जाए। दूसरा, किन स्कीमों लगा सकते हैं, दोनों की अलग अलग ऑप्शंस हैं। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्टॉक ऑप्शन में लगाना चालू किया है और प्राइवेट ट्रस्ट को भी परमिशन दिया है। तो प्राइवेट ट्रस्ट अपने हिसाब से, क्योंकि उनके पास फंड मैनेजर अच्छे हो सकते हैं, वो अच्छे लगाकर रिटर्न अच्छी ले सकते हैं। तीसरा है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में आप ट्रस्ट या तो 0.5% या 1% अधिकतर अधिक ही देते हैं। इसीलिए उसकी कंडीशन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम आप नहीं दे सकते। गवर्नमेंट जब भी चेंज करेगी आप उस रेशो में ही कम कर सकते हैं। कुछ ट्रस्ट ऐसे भी हैं कि जो काफी अच्छा बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बहाने देते हैं। चौथा है कंट्रीब्यूशन लिमिट्स। आपने देखा होगा कि ईपीएफओ में 12% की लिमिट है, जबकि इसमें आप अपने एम्प्लॉय को और अधिक कटवाने की सहूलियत या बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। तो ट्रस्ट में लोग 20% कुछ लोग जस्ट डबल 12% प्लस 12% प्लस 12%, 12% एम्प्लॉयर का और 24% अपना कटाते हैं। तो इसमें कंट्रीब्यूशन की लिमिट ओपन रहती है पीएफ ट्रस्ट में। विड्रॉल एंड लोन ऑप्शंस, अपने ट्रस्ट से विड्रॉवल और लोन ऑप्शंस अधिक होती हैं और तेजी से मिलती हैं। एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद विड्रॉल के लिए नहीं भटकना पड़ता या लोन लेने के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने वर्क स्टेशन पर ज़्यादा होती है रादर देन छुट्टी लेकर अपनी पीएफ लोन को परसू करने के मुकाबले। नंबर 6 है ईज ऑफ ऑपरेशंस, कि जो ट्रस्ट में है उसका ऑपरेशंस बहुत इजी होता है, क्योंकि लिमिटेड फंड है और लिमिटेड लोग काम करते हैं आपके पास। उसको परमिशन लेने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में बहुत इजीली निर्णय हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ईपीएफओ है वहाँ पॉलिटिकल डिसीजंस में कभी कभी डिले होती है, तो यहाँ ईज ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट में काफ़ी अधिक होती है। बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग पीएफ ट्रस्ट। जब एक नया ट्रस्ट बनाते हैं तो इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, मैंने इनको 7 भागों में बांटने कर आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला स्टेप होता है एलिजिबिलिटी, कम से कम 20 और अधिक लोग इसकी राइटिंग में परमिशन दें। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जब ज़्यादा होते हैं तो इसमें जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उनका 51% उसको ऑप्ट करने के लिए राइटिंग में सिग्नेचर कर परमिशन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर ट्रस्ट बनाने के लिए देता है। दूसरा है ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड बनाकर आपको वो 2 कॉपीज में आरपीएफओ में सबमिट करनी होती है। उसके लिए आपको जब वो ट्रस्ट अप्रूव्ड हो जाती है तो फिर उसकी कॉपी आपको प्रत्येक एम्प्लॉय को देनी होती है, समझाना होता है, उसको एग्जिबिट करना होता है, लोगों को बनाकर दिखाना होता है ताकि प्रत्येक एम्प्लॉय उसके बेनिफिट्स को समझ सके। तीसरा है ट्रस्टीज। यहाँ ट्रस्टीज कंपनी के डायरेक्टर होते हैं और ट्रस्टीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंटली मैनेजिंग द फंड एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो यहाँ यह है, इनके ऊपर रोल रहता है, यदि कभी घाटा हुआ तो एम्प्लॉयर उनको चेंज कर सकता है और जो ईपीएफओ के रूल्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनसे कम बेनिफिट या उनसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने एम्प्लॉय को आप दे नहीं सकते। नंबर 4 है, आपने जो एग्जेम्पशन ली है उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो मैंने आपसे बात की थी। सबसे पहले एम्प्लॉयर शुड रजिस्टर देयर पीएफ ट्रस्ट विद द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, आरपीएफसी कहते हैं, और इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व सबमिटिंग द ट्रस्ट डीड, लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द आरपीएफसी, जो वो अभी मैं साइन की बात कर रहा था, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें जो आपने इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्पशन ली है वो भी यहाँ साथ में लगानी आवश्यक है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। ट्रस्ट का अपना सेपरेट बैंक अकाउंट होगा, वह केवल ट्रस्टी ही मैनेज कर सकते हैं और ट्रस्टी ही उस पैसे को विड्रॉ या किसी को लैंड सैंक्शन कर चेक पर साइन कर सकते हैं। नंबर 6 है कंप्लायंस। जो एक्ट की बार बार रिटर्न सबमिट करनी है, चाहे वो मंथली रिटर्न हो, चाहे वो ईयरली रिटर्न हो, ऑडिट हो,
अभी आगे उनको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वह सब इसी का हिस्सा है। और नंबर 7 है एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। जब आप ट्रस्ट डीड आपकी अप्रूव्ड हो जाती है, ट्रस्ट बन जाता है, तो प्रत्येक एम्प्लॉय को यह कम्युनिकेट किया जाता है कि उनको उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्या कंट्रीब्यूशन रेट होगा, किस तरह से वो हायर रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, एंड रूल्स गवर्निंग विड्रॉल एंड लोन्स के क्या हैं, ताकि वो समय समय पर अपने लोन को ले सकें। तो ये 7 हिस्से इसके प्रोसेस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आजकल इनको ट्रस्ट बनाने के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर है भी मदद करती है। यदि किसी एम्प्लॉयर को आवश्यकता है तो मैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस काम में मदद भी कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट रेटिंग्स। जब आपके यहाँ ऑडिट होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो पीएफ डिपार्टमेंट की टीम आपके ट्रस्ट को एक रेटिंग देती है। और वो रेटिंग जब कभी पीएफ ट्रस्ट में गवर्नमेंट कमी करना चाहती है या कुछ पीएफ ट्रस्ट को विड्रॉ करती है जिनकी रेटिंग एक पर्टिकुलर नंबर से कम आ जाती है, जो रेड जोन में चले जाते हैं, उनको डी रजिस्टर्ड भी किया जा सकता है, अर्थात उनकी एग्जेम्पशन विड्रॉ भी की जा सकती है। इसीलिए इसकी रेटिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और रेटिंग के लिए 6 पॉइंट है। इस 6 पॉइंट को समझना प्रत्येक ट्रस्ट के ट्रस्टी को बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रोविडेंट फंड इन टाइम। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप प्रत्येक महीने सैलरी से एम्प्लॉय से काटते हैं, वो प्लस उसका जो हिस्सा एज पर ईपीएफओ है, वो दोनों टाइम से प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को ट्रांसफर होना आवश्यक है। दूसरा, जो फंड का इन्वेस्टमेंट है, जो मंथली कॉर्पस इकट्ठा होता है, उसका टाइमली जो ईपीएफओ की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से 15 साल, 25 साल या 20 साल, जो भी टाइम है, कुछ इससे भी अधिक लगा सकते हैं। और हर महीने 85% इनमें आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। आप केवल 15% जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसलिए नए ट्रस्टों में शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे ट्रस्ट पुराने होते जाते हैं तो उनके पास फंड की बहुतायत होने लगती है। नंबर नेक्स्ट है रिमिटेंस टू द फंड टू द ट्रस्ट। जो मैं अभी बात कर रहा था कि टाइम से रिमिटेंस होना बहुत आवश्यक है। और प्रोविडेंट फंड का ट्रांसफर जो फंड है उसमें टाइम से होना बहुत आवश्यक है। तो दोनों, जो मंथली रिमिटेंस है वो और जो प्रोविडेंट फंड का कॉर्पस है, वो दोनों की टाइम से ट्रांसफर होना आवश्यक है। इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड और अबव एट द रेट और अबव द पीएफ रेट, वो या तो उसके बराबर या उससे अधिक प्रत्येक साल डिक्लेयर करना आवश्यक है। अब इसमें 2 चीजें यहां समझने की हैं एग्जेम्प्ट रेटिंग की, कि यदि आपने ट्रस्ट को तब डिक्लेयर किया जब पीएफ ने अपने ट्रस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कभी बदलाव किया, तो उसके 1 महीने के अंदर आपको अपना ट्रस्ट का रेट करना जरूरी है। और यदि आपने अपनी मर्जी से अधिक दे रखा है तो आप उसको ना भी बदलें तो उसमें कोई आपकी रेटिंग में बढ़ोतरी तो होगी, घटोतरी नहीं होती है। नंबर 3 है सेटलमेंट ऑफ क्लेम विद इन 20 डेज। जो भी आपके लिए लोन के लिए या पीएफ विड्रॉल के लिए आया है, तो पीएफ में एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में उनको 20 दिन के अंदर उनका निपटारा करना आवश्यक है। कोई भी एप्लीकेशन आप पेंडिंग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा बेनिफिट एम्प्लॉय को यही होता है कि वहां एप्लीकेशन में कितने दिन लग जाएंगे ईपीएफ ऑफिस में कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ 20 दिन में क्लेम सेटल होकर आपको या जो डॉक्यूमेंट की कमी है वो पुनः मांगी जा सकती है, या आपको मना किया जा सकता है कि आपकी एप्लीकेशन में ये कमियां हैं, लेकिन 20 दिन में उसका जवाब देना आवश्यक है। और नंबर 6वां है ऑडिट, कि ऑडिट की रिपोर्ट क्या आई, कि आपके फंड की पोजीशन क्या है, आपने जहां जहां इन्वेस्ट किया है उसके डॉक्यूमेंट की स्थिति क्या है, फंड की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, फंड का पैसे का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ है या मिसयूज तो नहीं हुआ है। तो वह सब देखकर इसकी रेटिंग दी जाती है।
ये रूटीन के किस्से हैं। जो प्रोविडेंट फंड बन जाता है तो जो ट्रस्टी होते हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और यह है एम्प्लॉय के हित में अच्छा एक कदम एम्प्लॉयर की तरफ से माना जाता है। नंबर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीएफ ट्रस्ट ओवर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयर को यह फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वह अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से जो हायर यील्ड के, जो हायर रिटर्न के एरियाज हैं उनमें ईपीएफओ की गाइडलाइन के तहत उनमें इन्वेस्ट कर अधिक पैसा कमा सकता है। दूसरा, हायर रिटर्न के जो फंड हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। दोनों चीजें अलग से अलग हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आप किन में लगाएं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और हायर रिटर्न में लगाएं उनमें आपको रिस्क रहता है, तो वो आप लेकर के हायर रिटर्न में लगा सकते हैं। नंबर 3 है कस्टमाइजेशन। आप अपने बेनिफिट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय के हित में। आपके ट्रस्ट में अपने एम्प्लॉय को देने के लिए ईपीएफओ को परमिशन लेनी होती है, ट्रस्ट में अमेंडमेंट करके आप अधिक से अधिक बेनिफिट दे सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है ग्रेटर कंट्रोल, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास ही है, एम्प्लॉयर की नज़र में रहता है, ट्रस्टी भी एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है, तो इसका कंट्रोल बहुत अच्छा हो सकता है और होता ही है। हाँ, कुछ फंड हैं जो बाद में ऑर्गेनाइजेशन किसी कारण से डिसोल्यूशन की तरफ चली गई, डिसॉल्व होगी, तो उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में बड़ी दिक्कतें आई। मैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ जिसमें एम्प्लॉय को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, तब उस कंपनी की प्रॉपर्टी बेचकर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लोगों को भुगतान किया गया और वो भी पूरा नहीं मिला। लेकिन वह रेयर केसेज हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट को पहले से ही इंटरवेंट करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन विड्रॉल्स एंड लोन्स। आप अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉय को अधिक से अधिक देने के लिए अपने रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। बहुत सारे लोग जो नॉन रिफंडेबल है उनको रिफंडेबल कर देते हैं, तो ऐसी कुछ सुविधा दे सकते हैं, और एम्प्लॉय के जो जब भी कभी वो इमरजेंसी में उसको जरूरत पड़े तो उसकी मदद बड़ी जल्दी से आराम से आप कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग्स, क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, छोटे खर्चे होते हैं, तो आप अधिक सेविंग कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉय को अधिक बेनिफिट ट्रस्ट दे सकते हैं और देते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है कि जब ईपीएफओ अपना रेट घटाते हैं तो वो काफी लंबे समय तक रेट नहीं घटाते, और कुछ तो 1% हमेशा एबव देते हैं। मैं ऐसे कई ट्रस्टों के साथ भी काम कर चुका हूं जिन्होंने कभी भी 1% हायर से कम दिया ही नहीं। यदि गवर्नमेंट ने 8% दिया तो उन्होंने 9 दिया, गवर्नमेंट ने 8.5 दिया तो उन्होंने 9.5 दिया। जब कभी गवर्नमेंट ने 12% दिया तो उन्होंने 13% दिया था। वो भी एक टाइम था जब प्रोविडेंट फंड ने 12% तक इंटरेस्ट दिया, और ऐसे ट्रस्टों ने 13% तक दिया। तो ये कॉस्ट सेविंग है। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी कोई ड्रॉबैक भी है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कुछ ट्रस्ट जब ऑर्गेनाइजेशंस डेड हो जाती हैं तो उन ट्रस्टों में बड़ी दिक्कत आती है। सबसे पहली है इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर जो छोटे एम्प्लॉयर हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड फिनेंस की नॉलेज कम होती है। जो बड़े हैं उनके पास तो बहुत अच्छी नॉलेज है। जैसे मैं आपको बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, बिरलाज के हैं, टाटाज के हैं, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास अपने बहुत अच्छे लोग हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनीज हैं, उनमें इतना नहीं होता है, लेकिन यदि वो ठीक से करें तो इनका बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को देने में सफल हो जाते हैं। तो एक ड्रॉबैक है, नई कंपनी के साथ थोड़ा रिस्क रहता है। दूसरा है हायर रिस्क। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुछ कंपनियां रातों रात बंद हो गई और गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और उनका पैसा एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड का ठीक से नहीं लौटा, कंपनी की असेट्स बेचकर लौटाना पड़ा। तो ऐसे में नई ऑर्गेनाइजेशंस में जिनकी स्टेबिलिटी कम है और
जिनकी ऑर्गेनाइजेशन एक या दो ही होती हैं और एक ही ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए तो वहाँ दिक्कत होती है। जहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वहाँ एक की भरपाई दूसरी कर देती है। नंबर 3 है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज। The governing rules and regulations are strictly complied with, failing which employer can face penalties and legal issues. ये एक एम्प्लॉयर के लिए इशू है। गवर्नमेंट कभी कभी अननेसेसरी ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज है या ट्रस्टीज है उनको परेशान करने के लिए अपनी कुछ पावर्स का मिसयूज कर लोगों को इसमें परेशान करते हैं कंप्लायंस के नाम पर। हालांकि ट्रस्ट अपनी तरफ से पूरी कंप्लायंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ गलती करते हैं तो वो पेनल्टी देने का उनकी जिम्मेवारी बनती है। नंबर 4 है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। जब नई ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसे ट्रस्टों का उद्गम होता है, नया बनता है, तो थोड़े समय थोड़ी सी लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है और बाद में जो पुराने ट्रस्ट हो जाते हैं उनमें कॉर्पस की फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 5 है लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी। जो एम्प्लॉय बहुत तेजी से फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि किसी भी पीएफ ट्रस्ट से आप जब ईपीएफओ में जाते हैं और यदि ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड नहीं है या ऑर्गेनाइजेशन से आपके रिश्ते ठीक नहीं है तो उसमें पोर्टेबिलिटी करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स डिजिटल होने के नाते काफ़ी कंट्रोल है। लेकिन इसमें मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि आज जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूएन नंबर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर इस पोर्टेबिलिटी के इशू को खत्म कर चुकी हैं। नंबर 6 है लैक ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये बड़ा इशू है कि जिसको हम ठीक से समझते नहीं हैं। क्योंकि जब ट्रस्ट का कहीं मिसयूज हो गया, ट्रस्ट के फंड का मिसयूज एम्प्लॉयर ने कर लिया, तो गवर्नमेंट को जब तक पता चलती है तब तक काफ़ी देर हो जाती, तो गवर्नमेंट फिर आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन ये केसेस भी 1 और 2% है। इन ड्रॉबैक से डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अधिक से अधिक एम्प्लॉयर को, जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनके एम्प्लॉयज़ बहुत अधिक है और वो अपने एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट करना चाहते हैं, तो इन स्कीमों का फ़ायदा उठाकर अपने ट्रस्ट को अप्रूव कराकर एग्जेम्पशन लेकर अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो के आधार पर